Hello everyone, myself Meena here. Today we are going to discuss about उपसर्जक यौगिक जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, आज हम उपसर्जक यौगिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उपसर्जक यौगिक होते क्या है ना। उपसर्जक यौगिक किसको कहा जाता है? तो उपसर्जक यौगिक अगर हम बात करें तो ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें क्या होता है कि जो लिगैंड होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म जो होते हैं वो केंद्रीय धातु आयन को प्रदान करते हैं, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम जो होता है उसको क्या करता है, प्रदत्त करता है, यानी केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन देता है ना, केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन देता है। यानी अपन यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लिगैंड होगा, यहाँ पर जो लिगैंड है वो कौन सी स्पीशीज है, लेविस बेसिस है ना। ये एक लुईक क्षार की तरह वर्क करते हैं, ये एक लुईक क्षार बन जाते हैं क्योंकि ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पैर डोनेट करते हैं ना, दिस इज द लेविस बेस। और जो सेंट्रल मेटल एटम हो जाता है, जो बनता है, तो सेंट्रल मेटल एटम वो नॉर्मली कौन सा होता है, संक्रमण तत्व सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम लुई अम्ल है ना, वो हो जाएंगे अपने लेविस एसिड, जिसको क्या कहते हैं, लुई अम्ल। यानी लुई अम्ल एवं लुई क्षार के मध्य जो प्रक्रिया होती है, यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल जैसे बता रही हूँ, देखो आप, ये अपना मेटल है कोई, ठीक है, और यहाँ पर आपका लिगेंड है, लिगेंड के पास क्या है, उसके पास ये उसके इलेक्ट्रॉन युग्म है, इलेक्ट्रॉन पैर है, ठीक है। तो ये सर्वप्रथम क्या करता है, दे आर फर्स्टली डोनेटिंग दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम। ये लोन पेयर एटम जो है, ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर नहीं, सॉरी, इसको इलेक्ट्रॉन पैर कहते हैं ना, दिस इज द इलेक्ट्रॉन पैर। और ये इलेक्ट्रॉन पैर जो है वो मेटल एटम को क्या करता है, डोनेट करता है, और जो बॉन्ड बनाता है उसको कहेंगे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, दिस इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या कहेंगे अपन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और जो भी कॉम्प्लेक्स बनता है वो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा अपना, मेटल टू लिगैंड, और जो ये एरो होता है इट इज फ्रॉम लिगैंड टू मेटल, तो ये जो बनेगा आपका वो बनेगा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, जिसकी हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसको हिंदी में कहते हैं उपसहसंयोजक, उपसहसंयोजक यौगिक। ठीक है, तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसहसंयोजक यौगिक, यानी कि जिसमें क्या होता है, हमने सबसे पहले अवधारणा प्रस्तावना में क्या देखा कि जो लिगैंड होते हैं वो एक लुईक क्षार होते हैं, लुईक क्षार यानी वो जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं ना, जिनके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। और दूसरी हमने ये चीज़ देखी कि लुई अम्ल यानी कि केंद्रीय धातु आयन जो भी संक्रमण तत्व के होते हैं ना, मोस्टली ये आप बच्चों याद रखना है कि ये संक्रमण तत्व जो होते हैं आपके ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, वही सारे क्या होते हैं, लुई अम्ल होते हैं, जिसमें वैकेंसी होती है ना। यानी यहाँ पर ये इक्वेशन द्वारा हम समझ पा रहे हैं, ये जो रासायनिक समीकरण है उसके द्वारा हम ये समझ पा रहे हैं, यहाँ पे केंद्रीय धातु आयन जो है वो लिगैंड से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्मों को एक्सेप्ट कर रहा है ना, और जो ये कॉम्प्लेक्स बनता है ना, पूरा जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, दिस इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इसको क्या कहेंगे, उपसंयोजक यौगिक। अब हम पढ़ेंगे योगात्मक या आणविक यौगिक। योगात्मक या आणविक यौगिक ये भी एक प्रकार का उपसंयोजक यौगिक है। तो हमने ये सबसे पहले देखा कि उपसंयोजक यौगिक होते क्या है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं ना, हम पूरी उसकी केमिस्ट्री आज पढ़ने जा रहे हैं कि कितने टाइप्स के उसके होते हैं। तो सबसे पहले जो हम देखने जा रहे हैं वो है योगात्मक या आणविक यौगिक, योगात्मक या आणविक यौगिक। नाम में ही देखो लिख रखा है आणविक योगात्मक, इंग्लिश में उसको कहेंगे हम एडिशन और मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स, एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। देखो नाम से ही हमें पता चलता है व्हाट इज एडिशन, एडिशन से हम क्या नॉर्मली समझते हैं कि किसी भी चीज़ को ऐड करना, और मॉलिक्यूलर मतलब क्या होता है कि आणविक, जिसमें किसी अणु या परमाणु की बात होती है ना, अणु की हम बात करें तो वो परमाणु से बना होता है, वो हम ऐसे समझेंगे। तो योगात्मक की डेफिनेशन सबसे पहले देखें तो हम देख पा रहे हैं कि जब कभी भी जब किसी दो या दो से अधिक लवणों के विलयनों को ना, उनके सॉल्यूशन जब बनाते हैं, लवणों के विलयन को सरल आणविक, ये याद रखने की चीज़ है, प्लीज इसको अंडरलाइन करें, सरल, कौन सा अनुपात आपको लेना है, सरल आणविक, जिसको आप कहते हैं सिंपल मॉलिक्यूलर रेशियो, सिंपल अनुपात में, यानी कि सरल
सरल आणविक अनुपात में मिश्रित करके वाष्पित किया जाता है। फिर आपको क्या करना है, उसको मिश्रित करना है ना, मिश्रित करके फिर आपको करना है वाष्पित, यानी वेपराइज्ड करना है, वाष्पित किया जाता है, वाष्पित किया जाता है। और जब ये बनता है ना, तब जिस चीज का निर्माण होता है तब आणविक या योगात्मक यौगिक बनता है, आणविक या योगात्मक यौगिक बनता है। देखो ये चीज डेफिनेशन है, बनता है या फिर है, ये डेफिनेशन आपको क्या कहना चाह रही है, व्हेन यू हैव टू और मोर सॉल्ट्स, है ना। मैं आपको सिंपल सी चीज अगर मैं बताऊं कि आपके पास whenever you have a टू और मोर सॉल्ट, आपके पास एक या एक से ज़्यादा सॉल्ट्स हैं, ठीक है। आपने भाई क्या करा, आपके पास सॉल्ट्स हैं, एक से ज़्यादा लवण लिया आपने, उसके फिर आपने क्या बनाए, मेक अ सोल्यूशन, है ना, जो भी आपने उसका क्या बनाया, सोल्यूशन बनाया। लेकिन आपने यहाँ क्या बनाया, सोल्यूशन इन अ सिंपल, और यू कैन से दैट इन अ सिंप्लीफाइड रेशियो, इन अ सिंप्लीफाइड मोलिकुलर रेशियो, है ना। एक फिक्स आपने बनाया सोल्यूशन, लेकिन क्या बनाया आपने, सिंप्लीफाइड मोलिकुलर रेशियो, मतलब उसका आपने अनुपात जिसको कहते हैं समान रखा। लाइक आप किसी का एक ले रहे हो या फिर दो ले रहे हो, यानी कि आप यहाँ पर जो भी अनुपात ले रहे हो क्या कर रहे हैं, सेम ले रहे हैं। तो सोल्यूशन जो आपने बनाया वो सिंप्लीफाइड मोलिकुलर रेशियो पे बनाया। फिर क्या किया आपने, उसको वेपराइज्ड किया, है ना। वेपराइजेशन प्रैक्टिकल करते हैं, लैब में क्या करते हैं, लास्ट में प्रोडक्ट को वेपराइज्ड करते हैं, क्रिस्टलीकृत करते हैं, और जो लिक्विड बच जाता है ना, मदर लिक्विड जिसको फिल्ट्रेट कहते हैं, क्षनिक जिसको कहा जाता है, तो वाष्पित किया, और लास्ट में जो आपके पास फिल्ट्रेट बच जाएगा या जो क्षनिक बच जाएगा, दिस इज नोन एज अ एडिशन, दिस इज नोन एज ए एडिशन और ए, और क्या कहेंगे आप, मोलिकुलर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। एक बार और देख लेते हैं क्या होता है, हिंदी में डेफिनेशन देखें तो, जब कभी भी दो या दो से अधिक लवणों के विलयन को सरल आणविक अनुपात में मिश्रित करके वाष्पित किया जाता है ना। आपने क्या करना है, उसको सरल आणविक अनुपात में मिश्रित कर रहे हो, फिर वाष्पित कर रहे हो, है ना, इन ऑर्डर टू गेट अ फिल्ट्रेट, आपको लास्ट उसकी जो प्रोडक्ट है वो चाहिए, ठीक है, तो वाष्पित किया जाता है, तब आणविक या योगात्मक यौगिक बनता है, ठीक है। whenever you have a two or more source, अब इंग्लिश में बात करें तो भी सिंपल सी है, आप चीज लिख सकते हो, समझने की जरूरत है, बाकी भाषा का तो कुछ नहीं होता। एक से ज्यादा आपके पास सोर्स है ना, सॉल्यूशन लेवल में सिंप्लीफाइड मॉलिक्यूलर रेशियो, देन इट इज वेपराइज्ड इन फॉर्म ऑफ फिल्टर, इट इज नोन एज एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। फिर उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, है ना, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कि इसको किस तरह से आगे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अपने पास एडिशन कोई कॉम्प्लेक्स है, तो उसको आगे कैसे हम समझे, या फिर उसके कितने टाइप बनते हैं, उसकी डिटेलिंग करना चाहे तो देखो, इसको नॉर्मली दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। ये जो आणविक योगात्मक यौगिक है उसके दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। ये आप प्लीज साथ साथ नोट डाउन करते जाइए कि योगात्मक जो यौगिक है उसके दो टाइप्स होते हैं। एक है आपका द्विक लवण, ये पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, द्विक लवण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डबल सॉल्ट कहते हैं उसे, है ना। हम उसके बारे में पहले समझते हैं कि द्विक लवण जो है वो भी एक प्रकार का योगात्मक यौगिक है ना। तो योगात्मक यौगिक का एक प्रकार कौन सा है, द्विक लवण। तो आज हम द्विक लवण के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन की, व्हाट इज द्विक लवण और डबल सॉल्ट, व्हाट इज अ डबल सॉल्ट, ठीक है। तो ये एक प्रकार के, हमने जैसे पहले ही बात की कि ये योगात्मक यौगिक है ना, जो निम्न गुण दर्शाते हैं। तो हम सबसे पहले हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है, कि उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो ये सबसे पहले हमने ये देखा कि भी कुछ नहीं, एक प्रकार के क्या है, ये एक प्रकार के योगात्मक यौगिक है जो निम्न गुण रखते हैं ना। ये एक प्रकार के क्या है, योगात्मक यौगिक है जो जो निम्न गुण दर्शाते हैं या रखते हैं। व्हाट इज द कैरेक्टर्स, दिस ऑल आर फॉलोज, ठीक है, दे हैव फॉलोइंग कैरेक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या प्रॉपर्टीज है उसकी देखें तो, जो भी ये यौगिक होते हैं वो मात्र ठोस अवस्था में पाए जाते हैं ना। तो ये पहला उसका पॉइंट है, आईएमपी पॉइंट है जिसको कह सकते हैं आप। फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये यौगिक जो है वो मात्र ठोस अवस्था में, ये यौगिक मात्र ठोस अवस्था में, ये यौगिक मात्र ठोस अवस्था में स्थायी रहते हैं। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई अभी मैंने आप लोगों को, बहुत ज़रूरी बात बताई है, और इसको नोट डाउन करें अच्छे से। मैंने क्या बताया कि ये जो ये आपके इस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, इस प्रकार के जो कंपाउंड हैं, दे आर ओनली स्टेबल, दे आर
only stable on a which state, in a solid state. ओके, तो ये मात्र ही मात्र है ना, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि जो ठोस अवस्था होगी उसमें ही भी ये स्थायी रह पाते हैं। जब कभी भी उसका विलयन बना देते हो, आप सोल्यूशन बना देते हो, तो बात गड़बड़ हो जाती है, यानी कि इनकी जो स्थायिता है वो खत्म हो जाती है। तो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो क्या था आपका, कि भाई ये जो यौगिक है वो मात्र ठोस अवस्था में ही स्थायी रहते हैं। ठीक है, तो आगे अगर सोचे कि मान लो कि अगर इनका विलयन बनाया जाए तो क्या होगा, तो वो भी आप लिख लो कि इनका विलयन बनाने पर, यानी कि जब हम डिसॉल्व करते हैं ना, जब हम सोल्यूशन बनाते हैं, इनका विलयन बनाने पर हमने ये पता पाया कि बनाने पर यह उनके, हम सोल्यूशन बना दिया उनको, तो क्या होता है, इनका विलयन बनाने पर यह उनके रचक लवणों में विभक्त हो जाते हैं। देखो रचक लवण क्या होते हैं, मैं आपको समझा रही हूँ, पहले आप जिसको लिख दो। रचक लवणों में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। मैं आपको समझा रही हूँ, देखो रचक लवण क्या होते हैं, मेरी बात समझो। रचक लवण यानी कि जिससे वो चीज बनी हुई है। मानो कि अपने पास ये NaCl है, ठीक है, इसको जब आप पानी में घोलते हो, है ना, तो व्हाट यू गेट Na प्लस एंड Cl माइनस एज अ क्या, एज अ डिफरेंट स्पीसीज। यहाँ आप उनका अलग अलग अस्तित्व दे पा रहे हो, फिर आप टेस्ट करोगे पता चलेगा कि सोडियम का टेस्ट दे रहा है या फिर क्लोराइड आयन का टेस्ट दे रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये तो मैंने सिंपल सा एग्जाम्पल दिया, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नहीं है ना। पर आपको इस तरह से समझना है कि जब कभी भी इनका सोल्यूशन बनाया जाए, जब कभी भी इनका विलयन बनाया जाता है, तब ये रचक लवणों में विभक्त हो जाते हैं, यानी कि ये जिससे बने हुए हैं ना, मतलब इनके टुकड़ों में ये क्या हो जाता है, बढ़ जाते हैं। तो फर्स्ट आपका पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अब आपको पहला अपने पॉइंट क्या पड़ा कि ये जो यौगिक मात्रा ठोस अवस्था में ही स्थायी रहते हैं। सेकंड है कि इनका विलयन बनाने पर ये क्या हो जाते हैं, अपने जो रचक लवण, मतलब वो जिस चीज से बने हुए हैं, अपने रचक लवणों में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, सेकेंड वाला पॉइंट लिखे, ये आपने लिख लिया होगा। सेकेंड वाला पॉइंट अगर लिखे तो ये होगा कि इन तत्वों के विलयन, है ना, इन तत्वों के जो विलयन है, ये मतलब ये कि जो आपने बनाया, इनके विलयन बनाए, तो इन तत्व के विलयन उन लवणों व आयनों के गुण दर्शाएंगे। जो मैंने आपको बात कही वही चीज है ना, आयनों के क्या करेंगे, गुण दर्शाएंगे, आयनों के गुण दर्शाएंगे। यानी मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा रही हूँ, जैसे कि अपने पास है, फॉर एग्जांपल यू हैव अ मोर सॉल्ट, डू यू हर्ड द नेम मोर सॉल्ट। आपने मोर सॉल्ट का नाम तो सुना होगा ना, मोहर लवण। मोहर लवण एक प्रकार का द्विक लवण है, द्विक से पता चलता है, देखो द्विक यानी डबल, डबल तो उसमें क्या, मोहर सॉल्ट, जिसका इक्वेशन, जिसका अणुसूत्र क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला, what is the formula of Mohr salt is a FeSO4 into NH4 twice SO4, NH4 twice SO4 into 6H2, this is the equation formula of the Mohr salt। अब देखो हमने क्या बात बताया आपको, ये बताई कि दिस इज दी डबल सॉल्ट, दिस इज दी द्विक लवण, ये एक प्रकार का डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है। आपको डेफिनेशन विद एग्जाम्पल पूछ सकते हैं ना, तो ये बात आप ध्यान रखें, द्विक लवण या डबल सॉल्ट। तो अब देखो इसको डबल सॉल्ट क्यों कहा, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस। अरे यार ऐसे क्या और इनमें गुण है, उनमें ऐसे कौन से गुण होने चाहिए तो हमें पता चले कि एक द्विक लवण है। तो देखो हम यहाँ ये देख पा रहे हैं, जब इसी का सोल्यूशन बनाएंगे ना, तो ये FeSO4 और NH4 ट्वाइस SO4 में विभक्त हो जाते हैं। ये जो मोहर सॉल्ट एक कॉम्प्लेक्स है, इसका अपने विलयन बनाया तो ये FeSO4, जिसको क्या कहते हैं, आयरन सल्फेट, और NH4 ट्वाइस SO4 यानी अमोनियम सल्फेट, ये दोनों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, जिसको कहते हैं डिसोशिएट होना, अलग हो जाना, है ना। जब इसको डिसॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली क्या हो जाएंगे, डिसोशिएट, यानी कि अब आपको जो टेस्ट मिलेंगे वो आपको किसके मिलेंगे, FeSO4 के और अमोनियम सल्फेट, यानी कि ये दो चीज़ों से बनाए। तो मैं यूँ कह सकती हूँ कि दिस इज दी व्हाट, रचक लवण, ये इनके रचक लवण होंगे। जो द्विक लवण की रियल डेफिनेशन है कि जो द्विक लवण होते हैं, जब उनका सोल्यूशन बनाया जाता है, जब कभी उनका विलयन बनाया जाता है, उनको घोला जाता है, उनके रचक लवणों में वो विभक्त हो जाते हैं। तो यहाँ हो गई ना विभक्त, देखो FeSO4 और अमोनियम सल्फेट दोनों में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार का जो मोहर सॉल्ट क्या हो जाएगा, तो मोहर सॉल्ट इज ए एग्जाम्पल ऑफ अ डबल सॉल्ट। ठीक है, ठीक है, ऐसा एक एग्जांपल मैं आपको दूं तो आपने अगर नाम सुना हो तो कार्नाइट, है ना, कार्नाइट क्या होगा उसका इक्वेशन बताना कमेंट में, व्हाट इज द कार्नाइट, कार्नाइट का इक्वेशन क्या होता है, KCl MgCl2
6H2, दिस इज द कार्नलाइट, है ना, ये कार्नलाइट है। इसको जब कभी भी डिसॉल्व करोगे, व्हेन यू हैव टू वर्क विद सोल्यूशन, जब आप उसका सोल्यूशन बना रहे हो, विलन बना रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा अपने मतलब कि जब यहाँ अपन बात करने कार्नलाइट की, तो ये KCl में और MgCl2 में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, विभक्त हो जाएगा। तो ये भी एक प्रकार का क्या मतलब हमने ये देख सकते नॉर्मल जो छोटे छोटे सॉल्ट्स होते हैं ना, देखो कुछ नहीं करना है यहाँ, सिंपल सी बात याद रखने की, द्विक यानी दो, यानी कि आपका जो भी कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बना हुआ है वो कहीं ना कहीं कोई दो सिंपल रेशियो में लिए हुए सॉल्ट से बना हुआ होगा। यानी यहाँ आपके पास FeSO4 का सॉल्ट था, यहाँ एमोनियम सल्फेट का सॉल्ट है, दोनों लवण है, दोनों की सिंप्लीफाइड रेशियो में आपने उसको मिश्रित किया, वाष्पित किया, तो आपको क्या मिला, मोहर लवण मिला। तो चीजें समझ पा रहे हो ना। उसी तरह से आपका जो द्विक लवण है वो रचक लवण से सिंप्लीफाइड रेशियो में बना हुआ होगा, तो जब उसको बोलेंगे तो वो रचक लवण में टूट जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट अ डबल सॉल्ट। बोलो यहाँ तक समझ में ना आई हो तो। और एक एग्जाम्पल आप पोटाश का भी ले सकते हो ना, पोटाश एलम जिसको आप बोलते हो, पोटाश एलम, है ना, पानी को शुद्धिकरण करने के लिए एलम का इस्तेमाल करते हैं ना हम, वही फिटकरी जिसको बोलते हैं ना, पोटाश फिटकरी इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ पोटाश फिटकरी इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ डबल सॉल्ट। ठीक है, पोटाश एलम इज पोटाश फिटकरी। ठीक है, तो ये तीन एग्जाम्पल यहाँ पर हो गए। पहला था मोहर सॉल्ट एंड द सेकंड वन इज अ कार्नलाइट एंड द थर्ड वन इज अ पोटाश फिटकरी। दिस इज ऑल अबाउट अ मोहर सॉल्ट। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आई गई होगी बात। अब हम बात करने जा रहे हैं सेकंड वन उपसंयोजक यौगिक, जो हमारा चैप्टर है पूरा, है ना, दिस इज अपना चैप्टर क्या, हमने जैसे बात करी कि उपसंयोजक यौगिक। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, सबसे पहले उपसंयोजक यौगिक होते क्या है, फिर उसमें योगात्मक या आणवीय मोलिकुलर सॉलिड की बात की, फिर उसमें मोहर सॉल्ट दिखा। ठीक है, उसमें ही आगे हम देखेंगे सेकेंड टॉपिक डालो, उपसंयोजक या संकुल यौगिक, है ना, उपसंयोजक या संकुल यौगिक। देखो बड़ा ही जरूरी टॉपिक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट IMP टॉपिक है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप उसको ध्यान दें। केवल डिफरेंस से ही आप उसको अलग कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आप जैसे कि मैं बात करूँ तो अपने BSc सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में प्रैक्टिकल करे होंगे ना, वर्णक और रंजक, हमने डाइस बनाई है, हमने निकल के सॉल्यूशन में से कॉम्प्लेक्स बनाए काफी। तो जो कॉम्प्लेक्स जिसमें हम हाइब्रिडेशन भी निकालते हैं, तो दे ऑल आर अ कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं, जिसमें एक से विविध प्रकार के धनायन होते हैं। धनायन क्या होता है, मतलब जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो लिगैंड से विविध तरीके से जुड़ा होता है ना, अष्टफल के ज्यामितीय लिए होता है या फिर चतुष्फल के ज्यामितीय लिए होता है। तो उनमें जो बंध होता है वो कौन सा होता है, उपसंयोजक बंध होता है, और ये जो यौगिक होता है वो संकुल यौगिक। तो हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे ऐसे गुण होते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते ही हैं कि ये क्या होते हैं, एक प्रकार के, मैं दूसरे पहले लेती हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये एक योगात्मक क्या होते हैं, एक योगात्मक यौगिक है ना, एडिशन यौगिक जो हमने पहले पढ़ी, क्योंकि अरे भाई हम टाइप तो उसी के पढ़ रहे हैं। जो निम्न गुण दर्शाते हैं, जो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज शो करें, जो निम्न गुण दर्शाते हैं, तो वन बाय वन हम उसके गुण देखते हैं, है ना, उसके गुण लक्षण देखते हैं कि भाई क्या है उसमें ऐसी प्रॉपर्टी है कि ये द्विक लवण से अलग है ना। what we are doing over here, we are doing the comparison between the double salt and the coordination compound। अरे भाई हम यहाँ द्विक लवण एवं उपसंयोजक या जो संकुल यौगिक है उसकी क्या करेंगे, उसका बारे में हम अंतर डिसाइड करेंगे कि दोनों में भेद क्या है, दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये जो यौगिक होते हैं, ये यौगिक, आप मेरे साथ लिखते जाना, फिर मैं लिखते लिखते आपको समझा रही हूँ। ये यौगिक अपनी ठोस एवं विलयन अवस्था, ये यौगिक अपनी ठोस एवं विलयन अवस्था दोनों में ही ये स्टेबल रहते हैं, है ना। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है। मैंने द्विक लवण के बारे में क्या लिखा था कि ये जो द्विक लवण के बारे में मैंने बात करी थी कि ये केवल ठोस अवस्था में क्या होता है, स्थायी होता है, लेकिन ये जो यौगिक होते हैं वो ठोस और विलयन अवस्था में क्या रहते हैं, स्थायी रहते हैं। मीन्स क्या होता है कि दे आर स्टेबल in both state, which state, in both state, for example solid as well as liquid, दोनों ही अवस्थाओं में क्या होंगे, ये स्टेबल होंगे। ठीक है, जबकि द्विक लवण क्या था, केवल एक ही स्टेट में स्टेबल था। सेकंड पॉइंट देखें तो इन यौगिक जो इनका कभी भी अपन विलयन बनाएंगे, इन यौगिकों के जो गुण हैं, इन यौगिकों के गुण उनके रचक यानी कि जिससे वो फॉर्म हुए, जिससे बने हैं, है ना, रचक यौगिकों से या आयनों से
या आयनों से बिल्कुल अलग होते हैं ना, आयनों से क्या होंगे, बिल्कुल भिन्न होते हैं। किस तरह से, मतलब कि मैं यूँ कह सकती हूँ कि यहाँ पर जब कभी भी इनका सॉल्यूशन बनाया जाएगा, विलेन बनाया जाएगा, तो उनका जो प्रॉपर्टी होगी वो उनके रचक यौगिकों पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये आयन, उनसे जो भी आयन फॉर्म हो रहे हैं ना, जब कभी भी रिएक्शन करी, विलेन आपने बनाया उसका, तो जो आयनों में विभक्त हो गया, फिर आप टेस्ट कर रहे हो, है ना, तो ये इन यौगिकों का जो गुण है ना, वो उन आयनों पे निर्धारित नहीं है, उन रचक यौगिकों पे ये निर्धारित नहीं है। ये पॉइंट हमें ये कहना चाहता है। ठीक है, थर्ड वन इज, यानी कि यहाँ क्या लिख सकते हो कि दे आर नॉट डिपेंड ऑन, दे आर नॉट दे आर नॉट डिपेंड ऑन ए फॉर्मिंग मॉलिक्यूल और आयन, है ना, मॉलिक्यूल और आयन। ठीक है, थर्ड वन इज, इन यौगिकों में विलेन है संकुल आयन प्राप्त होते हैं। सीधी सी बात है, संकुल और उपसंयोजक संकुल है, तो इनके जो विलेन होंगे उनमें भी ऑब्वियसली क्या होंगे, संकुल होंगे। तो इन यौगिकों के विलयन में आपको संकुल आयन मिलेंगे, विलयन में संकुल आयन प्राप्त, यू व्हाट यू गेट ओवर हियर, यू कैन गेट अ कॉम्प्लेक्स आयन इन अ सॉल्यूशन। आपको विलयन में संकुल आयन प्राप्त होते हैं, परंतु बहुत बड़ी बात है, रचक यौगिकों के आयन प्राप्त नहीं होते, रचक यौगिकों के। यहाँ आपको लगा होगा कि ये जिससे बने हुए हैं उसके आयन मिलेंगे, नहीं, हमने पहले ही बात कर रखी है कि भाई ये रचक यौगिकों से तो फ्री होते होंगे। ठीक है, तो रचक यौगिकों के आयन तो मिलने से रहे, है ना, यौगिक इनके तो आयन मिलते नहीं, तो क्या मिलते हैं यहाँ आपको, एक संकुल आयन, मतलब कि जैसे कि मैं NiCO4 की बात करूँ तो यहाँ निकल अलग संकुल आयन होगा और कार्बोनिल आयन अलग आयन, मतलब लिगैंड होगा, है ना। तो यहाँ आपको जो भी आयन मिल रहे हैं वो ऐसे संकुल आयन मिलेंगे, ना कि रचक लवण के। जो मैं एग्जाम्पल आगे लेके हम इसको डिस्कस करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज कि ये स्थायी यौगिक है ना, ये स्थायी यौगिक है। ये हमने पहले ही बात करी कि ये भाई देखो, पहले ही पॉइंट रखना कि ये अपनी ठोस और विलयन अवस्था में क्या होता है, स्टेबल रहते हैं, दे आर स्टेबल। लेकिन ये किस तरह से स्थायी यौगिक है, इनका जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो यौगिक बनाते हैं, ये यौगिक स्थायी होते हैं। ये स्थायी यौगिक क्यों, क्योंकि उनमें उपसंयोजक बंध पाया जाता है, जो मैंने आपको सबसे पहले समझाया ना, स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि लिगैंड और जो सेंट्रल मेटल होती है, उन दोनों के मध्य इलेक्ट्रॉन की फेरबदल से, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से एक बंध का निर्माण होता है ना। तो ये यहाँ पर क्या, कौन सा बंध बनाते हैं, उपसंयोजक बंध बनाते हैं, सिग्मा बंध स्टेबल होता है, तो ऑब्वियसली ये स्थायी यौगिक होंगे, क्योंकि ये उपसंयोजक बंध बनाते हैं, अतः ये क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात करूँ, देखो आपने पॉइंट्स लिख लिए, ठीक है, फिर मैं एग्जाम्पल की ओर चल रहे हैं, हम एग्जाम्पल लेके समझेंगे चीज़ों को, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो, लिखना यहाँ मेरे साथ साथ, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स हैं वो लिखे आप। जैसे कि आपके पास है, देखो निकल साइनाइड ले लो, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। निकल साइनाइड है ना, निकल डाइसाइनाइड NiCN2, ये आपने लिया, प्लस आप क्या कर रहे हो उसमें, आपके पास दो कोई मोल है KCN के, देन व्हाट यू गेट K2 NiCN2, है ना। ये इसका कलर अगर आपको याद हो, हमने लैब में बनाया होता है उसको, ऑरेंज येलो कलर, जिसको हिंदी में कहते हैं नारंगी लाल। ठीक है, तो देखो ये मैंने क्या कहा कि एक प्रकार का उपसंयोजक, क्योंकि जब इसको डिसॉल्व करेंगे, जब इसका विलयन कभी बनाएंगे, तो हमें इसका क्या मिलेगा, ये K2 यानी कि पोटेशियम, निकल, साइनो, ऐसे अलग अलग आपको आयन नहीं मिलेंगे, लेकिन ये क्या होगा, विलयन अवस्था में भी ये संकुल आयन, जैसे कि अगर मैं इनका विलयन बनाती हूँ, है ना, मैं अगर इनका सोल्यूशन बनाती हूँ, तभी आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, NiCN2 माइनस, और एक साइड पे आपको Ni+2 मिलेगा। ठीक है, ये खुद ही अपने आप एक संकुल है, ये रचक लवण के आयन नहीं है, ये बच्चों ध्यान रखना। हमने क्या कहा कि इनको जब डिसॉल्व करेंगे ना, तो ये किस में टूटते हैं, संकुल आयन में टूटते हैं, ना कि रचक लवण में। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस टॉपिक में आपको याद रखनी है वो यही है कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है, जब वो डिग्रेड होता है, डिसोशिएट होता है, विघटित होता है, टूटता है, तो वो किसमें टूटेगा, उनके संकुल आयनों में, ना कि उनके रचित, मतलब जिस 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 आयन से बना है उन सभी में उनका टूटना तय नहीं होगा, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स आयन के तौर पे ही उनका टूटना निर्धारित होता है। ठीक है, फिर देखो ये हम कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हम लिगैंड की तो बात करनी ही चाहिए, है ना। जैसे कि उपसहसंयोजक, आपने नाम सुना होगा कि उपसहसंयोजक संख्या क्या होता है, उपसहसंयोजक संख्या बताएगा एनीवन, एनीबडी, उपसहसंयोजक संख्या क्या होती है,
मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, आप मेरे को बता देना है ना, कमेंट में मुझे करके बताओ कि मैंने यहाँ पर कितनी उपसंयोजक संख्या ले रखी है, कौन सा लिगैंड है, ठीक है। फिर डिस्कस करते हैं, मेरे साथ इसको ड्रॉ करते जाओ, जिसको भी आइडिया हो, जिसको भी कुछ बताना हो मेरे को कमेंट में बता देना, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिगैंड्स जुड़ रहे हैं। अच्छे से बनाना, मेरी अच्छी ना बना कोई दिक्कत नहीं, आपकी बननी चाहिए, ठीक है। -3 ये मैंने पूरा एक कॉम्प्लेक्स की ज्यामिति ड्रॉ करी है, ठीक है। इसको आप भी बनाओ। मुझे सबसे पहले बनाना कि ये ज्यामिति क्या है, तो देख के पता चल रहा है मैडम ये तो अष्टफल की है, बिल्कुल ये अष्टफल की है, जिसको क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्यामिति। ये ऑक्टाहेड्रल ज्यामिति है, इसमें कितने लिगैंड्स हैं, इसमें छोटी छोटी बातें हम देख के पॉइंट्स बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे मैडम यहाँ सेंट्रल मेटल एटम जो है वो आयन है, ये लो मैं लिख दिया आयरन, ठीक है। दूसरी चीज़ हम क्या देखेंगे, दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि यहाँ के 6 लिगैंड जुड़े हुए हैं, ठीक है, लिख लो 6 लिगैंड अटैच्ड, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, मैंने यहाँ नहीं कर रखा, कर दो अभी के अभी। ये जो लिगैंड्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म आयरन सेंट्रल मेटल एटम या केंद्रीय धातु आयन को देते हैं। तो ये जो एरो इस तरह से होना चाहिए, ये जो एरो है वो किस तरह से होना चाहिए, ये जो साइनो लिगैंड है वो Fe+3 को दे रहा है ना, तो ये एरो इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो पूरा अपना कॉम्प्लेक्स आयन यहाँ लिख भी देना, क्या लिखोगे, संकुलायन कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। हमने पहली चीज़ याद रखी, इसमें सबसे पहले कॉम्प्लेक्स में हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि उसका कौन सा संक्रमण तत्व है। सेकेंड चीज़ हमने ये लिखी कि कितने लिगैंड जुड़ रहे हैं। थर्ड वन हम ये निर्धारित करेंगे कि उसकी ज्यामिति क्या है, अष्टफल की ज्यामिति। अब जो फोर्थ पॉइंट है हम जो डिस्कस करेंगे वो ये है, उपसंयोजक संख्या 6 आपको कैसे पता चला, मुझे ये बताओ। तो देखो मैंने यहाँ आपको बताया था ना कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, CN total number of a ligand attached। देखो यहाँ लिगैंड में आप इनाइन भी ले सकते हो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, लेकिन मैंने कॉमन वर्ड इस्तेमाल किया है लिगैंड, है ना। यहाँ आप इनाइन भी ले सकते हो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हो, जैसे कि अमोनिया है, Cl- वगैरह, ठीक है। तो क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ अ लिगैंड अटैच विथ सेंट्रल मेटल एटम एंड दैट नंबर इज नोन एज अ कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो हिंदी में क्या कहें कि लिगैंड धातु आयन के जो इर्द गिर्द ज्यामिति लिए हुआ होता है, यानी कि लिगैंड धातु आयन के इर्द गिर्द जितनी संख्या में जुड़ा हुआ होता है उसे उसको क्या कहते हैं, उसकी उपसंयोजक संख्या, जो हमने डायरेक्टली यहाँ आपको देख के बता दी, लेकिन आपको ये बातें क्लियर होनी चाहिए माइंड में, ठीक है। एक बार मैं और बताती हूँ कि केंद्रीय धातु धनायन यहाँ पर क्या है, Fe+3, समझो मेरी बात को। केंद्रीय धातु धनायन के चारों ओर जितने लिगैंड जुड़ते हैं, मैं लिख के बताऊँ क्या है बच्चों, समझ में नहीं आया क्या, मैं लिख के बताऊँ, ठीक है। देखो वो एक आपने आकृति बना रखी होगी, डेफिनेशन ये बनती है कि केंद्रीय धातु आयन के चारों तरफ या चारों ओर जितनी संख्या में लिगैंड घिरे हुए होते हैं या लिगैंड जुड़े, चलो जुड़े लिख लेते ज़्यादा अच्छा वर्ड लगेगा, है ना। लिगैंड जुड़े होते हैं, उसे उसकी उपसंयोजक संख्या कहते हैं। यहाँ पर अपने एग्जाम्पल में क्या देखा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, 6 लिगैंड जुड़े हुए हैं तो उसको क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन। इंग्लिश में क्या कहेंगे, द नंबर ऑफ लिगैंड अटैच्ड to a central metal atom the number of ligand attached to a central metal atom, the total number actually, है ना। यहाँ एक चीज और कर देना, the total number of ligand attached to a central metal atom called a coordination number, ठीक है। समझ गए, बोलो यहाँ तक समझ में आ गई आपको बात, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में, ठीक है। एक बार और सब जो पढ़ा हमने उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ये पढ़ा हमने, देखो योगात्मक यौगिक से स्टार्ट करते हैं। जो हमने पढ़ा पहले, हमारा जो चैप्टर था वो है उपसंयोजक यौगिक के बारे में। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर, सॉलिड, मॉलिक्यूलर, कॉम्प्लेक्स, योगात्मक या एडिशन, है ना।
एडिशन कॉम्प्लेक्स, जिसमें हमने क्या पता चला हमें कि जब 2 या 2 से अधिक लवणों को मिश्रित कर रहे हो फिर उसको वाष्पित कर रहे हो और आपको जो मिल रहा है उसको क्या कहेंगे, योगात्मक। तो उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी। फिर हमने ये देखा कि योगात्मक एडिशन जो है, एडिशन कॉम्प्लेक्सेस जो है, योगात्मक के लवण उसके 2 प्रकार होते हैं। उसमें सबसे पहला था द्विक लवण। द्विक लवण के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये एक प्रकार का योगात्मक यौगिक है जो जिनमें निम्न प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, निम्न गुण होने चाहिए। तो ये क्या, सबसे पहला गुण क्या था उनका, पहला ही इंपॉर्टेंट जो है कि वो ठोस अवस्था में क्या रहते हैं, स्थायी होते हैं। फिर इनका विलयन बनाने पर उनके रचक लवणों में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाती है। उनकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हमने देखी, हमने देखो यानी कि जब उनका विलयन बनाएंगे ना तो ये अपने रचक लवणों में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं ना। देखो ये यौगिक अपने ठोस और विलयन अवस्था में, अच्छा ये तो उपसंयोजक यौगिक का आ गया भाई, रुको मैं द्विक लवण का निकालती हूँ। अच्छा ये भी उसका आ गया, रुको मैं, ओके कहाँ चला गया भाई। तो अब याद है ना आप लोगों ने जो लिखा होगा, ठीक है। द्विक लवण क्या होते हैं, उसके 2 ही पॉइंट है, तो साथ में करा देती हूँ यहाँ। पहले वो क्या था, देखो इस साइड पे ही देख लेना, द्विक लवण के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो पहला पॉइंट था कि ये केवल ठोस अवस्था में, सॉलिड अवस्था में क्या रहता है, ठोस अवस्था में ही स्थायी रहता है। सेकेंड, जब उसका विलयन बनाएंगे तो उसके रचक लवणों में ये विभक्त हो जाता है ना, रचक उसके जो लवण है उसमें क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। फिर हम बात करी थी, हमने करने वाले थे जो कर ली हमने, उप सहसंयोजक या संकुल यौगिक, जिसमें क्या होता है, ये चीज़ जो है ना मैंने पॉइंट आउट करा है बच्चों, आप भी साथ साथ करते जाना, उसको अंडरलाइन। ये अपनी ठोस एवं विलयन दोनों अवस्था में क्या होता है, स्टेबल होता है। फिर इन यौगिकों के गुण के उनके रचक यौगिकों पर निर्भर नहीं है। दे आर नॉट डिपेंड ऑन फॉर्मिंग मॉलिक्यूल्स, दे आर फ्री फ्रॉम दैट फॉर्मिंग मॉलिक्यूल्स और आयंस। अरे मैंने क्या कह दिया, मैंने ये कहा कि इन यौगिकों के जो गुण हैं वो उनके रचक यौगिक या आयनों पे निर्धारित नहीं है, बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो वे किस पे डिपेंड है, तो इन यौगिकों का विलयन में संकुल आयन बनते हैं, है ना। क्या होता है कि हियर कॉम्प्लेक्स आयन, here complex ion is formed in a solution। मैंने आपको एग्जाम्पल में भी बताया ना, इन सोल्यूशन, जब उसका विलयन बनाते हो, सोल्यूशन बनाते हो, तो आपको जो निकल के आता है, जो चीज़ बनती है वो संकुल आयन है, ना कि कोई छोटा मोटा आयन, ना कि कोई छोटा मोटा धन आयन। समझ रहे हैं मेरी बात, इन यौगिकों के विलयन में संकुल आयन होते हैं। तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ क्या था, ये स्थायी यौगिक है। फिर ये वही नाम प्रमाण है, गुण है उसके, देख लो, उप सहसंयोजक यौगिक है। उप सहसंयोजक में आपको पता ही है कि सिग्मा बंद होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना। तो ये स्थायी यौगिक है क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, उप सहसंयोजक बंद पाया जाता है। फिर हमने क्या बात करी, फिर हमने ये बात करी कि एग्जाम्पल बताओ ऐसा कुछ। तो हमने यहाँ क्या लिया था, सोडियम डाइसाइनाइड, सॉरी सोडियम नहीं है, निकल डाइसाइनाइड और केसीएन का एग्जाम्पल लिया। फिर हमने उसको क्या बनाया, एक कॉम्प्लेक्स बनाया, फिर उसका विलयन बनाया। तो हमने ये पता लगाया कि ये संकुल आयन में विभक्त होते हैं, ना कि रचक लवणों में। फिर हमने बात की कि उपसहसंयोजक संख्या क्या होती है। उपसहसंयोजक संख्या यानी क्या, यानी ये केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर जितनी संख्या में लिगेंड जुड़े हुए होते हैं उसको कहते हैं उसकी उपसहसंयोजक संख्या। और हाँ एक बात ये और याद रखना कि उप सहसंयोजक संख्या जितनी होती है ना तो उसकी ज्यामिति भी निर्धारित होती है, फिक्स होती है। जैसे कि आपके पास 2 उप सहसंयोजक संख्या है तो ज्यामिति आपके पास क्या होगी, लीनियर, है ना। फिर आपके पास 4 होगी तो वेदर इट इज एसपी और टीडी, दैट मीन्स अगर आपके पास 4 उप सहसंयोजक संख्या है तो आपके पास चतुष्फल की ज्यामिति होगी या तो समतलीय समचौरस, अगर 6 है तो अष्टफल की, है ना, जिसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, उसी प्रकार से उसमें वेरिएशन भी होता है जो हम संक्रमण में आगे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर हमने एक कॉम्प्लेक्स की बात करी थी, एक एग्जांपल लिया हमने FeSCN6 का। फिर मैंने आपको यहाँ जो बेसिक चीज़ें थी, आपको जो पहले क्या, किसी कॉम्प्लेक्स में पहले क्या देखते हो, क्या चीज़, अच्छा ये ऑल ओवर बाहर चार्ज दे रखा है वो क्या, अच्छा मैं आपको ये बता दूँ, आप बोलोगे कि मैम ये ओवरऑल जो है वो ये आवेश ये क्या बताता है, एक तो इसके धनायन के ऊपर चार्ज है वो क्या है, और ये क्या। ठीक है, ये लास्ट जो मैं आपको बता देती हूँ, ये देखो यहाँ पे नए पेज पे, ठीक है, किसी कॉम्प्लेक्स में जो ओवरऑल चार्ज होता है ना वही, ये देखो, मानो कि यहाँ आपने क्या था, Fe+3 था, Fe+3 था ना, हाँ, ये रहा आपका CN, ये CN आपका, ये CN माइनस साइनाइड आयन, ये साइनाइड आयन, ये साइनाइड आयन और ये एक साइनाइड आयन। ठीक है, तो ये आपका रहा ओवरऑल चार्ज -3। अब आपको किसी बच्चों को कंफ्यूज होगा कि मैम व्हाट इज दिस, है ना, ये क्या है, तो ये कुछ नहीं है, ये एक एल्जेब्रिक सम है, एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम। हम बोलेंगे मैडम ये क्या, बात बताती हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एल्जेब्रिक सम को हिंदी में कहते हैं अंक गणितीय योग। अंक गणितीय योग यानी क्या, अरे योग, अंक गणितीय योग यानी देखो
किसी भी कॉम्प्लेक्स में एक तो होता है केंद्रीय धातु आयन का, केंद्रीय धातु आयन का स्वयं का आवेश, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हो केंद्रीय धातु का आयन क्या है, यहाँ पर +3 है, ठीक है। और लिगेंड के ऊपर भी आवेश होगा ना, लिगेंड ऊपर आवेश जो यहाँ पर कितना है -6, यानी अगर टोटलिंग हम उसकी निकालें तो क्या होगा +3 -6 -3, तो ये ओवरऑल है क्या, ये सम हो गया, ये अंक हो गया, बस तो वही चीज़ है। किसी कॉम्प्लेक्स में बाहर का जो ये जो चार्ज है वो कुछ नहीं है, वो एक केवल उनकी उपस्थिति का आवेश है, यानी कि एल्जेब्रिक सम है, अंकगणितीय योग है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। तो आज हमने क्या कौन कौन से टॉपिक कवर करे, आज हमने आज एडिशन कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन देखी, उसके बाद डबल सॉल्ट की द्विक लवण की डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने क्या देखा उपसहसंयोजक यौगिक की डेफिनेशन देखी, फिर हमने लिगैंड की ज्यामिति के बारे में बात की। तो 4 पॉइंट आज हमने कवर करे। अगली क्लास में हम वर्नर की थ्योरी पढ़ेंगे जो बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहना।